आप देख रहे हैं मातृभूमि। मैं आपके साथ शोभना यादव। बड़ी खबर के साथ मातृभूमि की शुरुआत। राज्यसभा के 12 सांसद पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिए गए हैं। यानी ये जो शीतकालीन सत्र आज शुरू हुआ है उसमें 12 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। मॉनसून सत्र में इन सांसदों पर हंगामा करने का आरोप है। निलंबित किए गए सांसदों में प्रमुख नाम शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी का है। इसके साथ ही कांग्रेस के 6 सांसद, टीएमसी के 2, लेफ्ट के 2 सांसद शामिल हैं। शिवसेना के अनिल देसाई को भी सस्पेंड किया गया है। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा है कि बिना उनका पक्ष जाने ये निलंबन का आदेश आया है। 11 अगस्त को इन पर हंगामा करने का आरोप है। तो 12 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। राज्यसभा के हैं ये 12 सांसद, कांग्रेस के 6, शिवसेना और टीएमसी लेफ्ट के 2 सांसद। प्रियंका चतुर्वेदी को निलंबित किया गया है। प्रियंका चतुर्वेदी का पक्ष यह है कि उनको बिना सुने ये निलंबन का आदेश आया है। मॉनसून सत्र में हंगामा करने के आरोप में 11 अगस्त को माफ कीजिए इन सांसदों को कार्रवाई करते हुए आज इनके निलंबन का आदेश आया है। मॉनसून सत्र में हंगामा करने के लिए ये पूरी कार्रवाई हुई है। लिस्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं। शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी और अनिल देसाई, इनको निलंबित किया गया है। कांग्रेस के 6 सांसदों को निलंबित किया गया है। लेफ्ट के 2 सांसदों को निलंबित किया गया है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अगर कोई अक्यूज होता है उसकी भी सुनवाई होती है। उनके लिए भी लॉयर लगाए जाते हैं। कभी कभी तो सरकारी नुमाइंदे लगाए जाते हैं कि उनकी वर्जन लें। यहाँ पर ना वर्जन लिया गया। सीसीटीवी के हिसाब से अगर आप सीसीटीवी फुटेज भी देखेंगे वहाँ पे कुछ ऐसा काम नहीं हुआ है। ये भी रिकॉर्ड हुआ है किस तरीके से मार्शल्स अभद्रता कर रहे थे, मेल मार्शल्स फीमेल एमपीज को धक्का मुक्की कर रहे थे। वो सब एक तरफ और आपका डिसीजन एक तरफ। What kind of unruly behavior is this? Unparliamentary, undemocratic behavior is this? कहानी जो हिंदी में प्रियंका जी क्या हो गया? किसी ने मुझसे पूछा था? किसी ने कहा प्रियंका जी आपका नाम आया है सीसीटीवी, आप आइए अपनी एक्सप्लेनेशन दीजिए। How can they decide my career and my choices like this? They cannot do this. This is unheard of in a democracy. And what rules are they talking about? What rules are these? Aren't you aware of the rules? तो आप क्या चेयरमैन से क्या करेंगे अब आप आगे? I will be speaking to the chairman, but that this is extremely unfair. This is extremely undemocratic. This is a way to silence the opposition voices. This is trying to take our voices away on important bills that are going to be coming up for discussion. And this suspension does not hold good under any legal purview as per my understanding. You challenged in the court. तो शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी को आप सुन रहे थे। कड़े शब्दों में नाराजगी वो अपनी जता रही थी। कह रही थी ये अलोकतांत्रिक है, मुझे सुना भी नहीं गया, सीसीटीवी में देखकर जो फैसला लिया गया वो गलत है, अनफेयर है। तो चलिए इस समय की एक अच्छी बड़ी खबर आपको बता देते हैं। कानपुर से ये बड़ी खबर। कानपुर में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में भारत जो है वो न्यूजीलैंड से बढ़त बनाए हुआ है, जीत की ओर आगे बढ़ रहा है। चौथी पारी में भारत ने न्यूजीलैंड को 284 रनों का लक्ष्य दिया था और अभी आखिरी ओवर यहां पर खेला जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि भारत को आसान जीत मिलेगी। तो दूसरी तरफ आरोपों के घेरे में खुद सरकार है। अब चुनावों के करीब आते ही धामी सरकार बैकफुट पर नजर आने लगी है। क्या है ये पूरा मामला, हमारी ये रिपोर्ट देखिए। चुनावी बिगुल बजते ही उत्तराखंड में साधु संतों की घंटी की गूंज सरकार के कानों तक पहुंच चुकी है। बीजेपी सरकार करीब 2 साल पुराने अपने फैसले को पलटने को मजबूर हो गई है। साधु संतों के भारी विरोध के बाद धामी सरकार देवस्थानम बोर्ड को भंग करने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक उत्तराखंड सरकार देवस्थानम बोर्ड को भंग करने वाली है। मंत्रिमंडल में देवस्थानम बोर्ड को भंग करने पर सहमति बन चुकी है। उत्तराखंड में देवस्थानम बोर्ड के गठन के बाद से साधु संतों में भारी नाराजगी है। चुनाव से ठीक पहले देवस्थानम बोर्ड चुनावी मुद्दा बनता जा रहा था। चुनावों में साधु संतों की नाराजगी विरोधी दलों के लिए वोट वाला आशीर्वाद न बन जाए, इसलिए बीजेपी सरकार देवस्थानम बोर्ड को ठंडे बस्ते में डालने जा रही है, क्योंकि कांग्रेस पहले से इस बोर्ड का विरोध कर रही है, जबकि नई नवेली आम आदमी पार्टी उत्तराखंड को आध्यात्मिक राजधानी बनाने का वादा कर साधु संतों को अपनी तरफ रिझा रही है। आखिर जो देवस्थानम बोर्ड उत्तराखंड में चुनावी मुद्दा बन गया है वो क्या है, इसे भी समझिए। उत्तराखंड के चारों धाम और 51 मंदिरों का नियंत्रण सरकारी हाथ में है। 15 जनवरी 2020 को तत्कालीन त्रिवेंद्र सरकार ने बोर्ड बनाया था। बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री मंदिरों का नियंत्रण बोर्ड के पास है। बोर्ड बनने से पहले मंदिरों की देखरेख का काम पुरोहितों के पास था।
उत्तराखंड के तीर्थ पुरोहित देवस्थानम बोर्ड का विरोध कर रहे हैं। साधु संतों का आरोप है कि हिंदुओं की आस्था में सरकार दखल दे रही है। उत्तराखंड को देवभूमि भी कहा जाता है और राज्य के सभी जिलों में बड़े बड़े धार्मिक स्थल हैं, जिनका प्रभाव पूरे राज्य पर पड़ता है। ऐसे में सरकार साधु संतों को नाराज कर चुनाव में कोई नुकसान उठाने के मूड में नहीं है। मतलब ये कि चुनाव के लिए सरकार संतों के विरोध के सामने झुक गई है। भारत विकेट ले लेता है तो भारत की जीत होगी, नहीं तो ये टेस्ट मैच ड्रॉ होगा। 284 रनों का जो लक्ष्य था वो दिया गया था न्यूजीलैंड को और इस समय कानपुर में ये मैच चल रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आखिरी ओवर आखिरी बॉल अगर विकेट भारत ने झटक लिया तो जीत दर्ज हो जाएगी और नहीं तो ये टेस्ट मैच ड्रॉ होगा। तो बड़ी खबर इस समय की एक बार फिर आपको बता दें, कानपुर में इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड टेस्ट मैच चल रहा है। भारत ने दूसरी पारी में 284 रनों का लक्ष्य दिया था। आखिरी ओवर इस समय खेला जा रहा है, आखिरी गेंद फेंकने का इंतजार। अगर भारत ने ये विकेट झटक लिया तो हार होगी न्यूजीलैंड की, भारत जीत लेगा इस मैच को। और अगर नहीं विकेट भारत इस मौके पर ले पाया, इसको नहीं कैश कर पाया, तो ये जो ड्रॉ है, ये मैच जो है ये ड्रॉ हो जाएगा। तो इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड इस समय की बड़ी खबर। पहला टेस्ट जो है वो ड्रॉ की ओर आगे बढ़ रहा है। भारत न्यूजीलैंड में पहला टेस्ट ड्रॉ की ओर, आखिरी गेंद फेंके जाना बाकी। अगर विकेट भारत ने ले लिया इस आखिरी गेंद में तो न्यूजीलैंड की हार होगी और अगर ड्रॉ की ओर ये मैच बढ़ रहा है, अगर नहीं ये विकेट लिया गया तो बड़ी खबर इस समय की यही है, ड्रॉ हुआ। इस समय की बड़ी खबर, भारत न्यूजीलैंड के बीच खेला जा रहा पहला टेस्ट मैच ड्रॉ हुआ, यानी 1-1 से ये पारी बराबर। पहला टेस्ट मैच था ये, भारत न्यूजीलैंड के बीच में खेला जा रहा पहला टेस्ट ड्रॉ हुआ। जीएस विवेक हमारे स्पोर्ट्स एडिटर हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। जीएस, क्या अपडेट इस खबर पर? जी शोभना, इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया है। कानपुर में ये पहला टेस्ट मैच था भारत और न्यूजीलैंड के बीच और बहुत कांटे का टक्कर चल रही थी। यहाँ पर टीम इंडिया को 1 विकेट चाहिए था। काफी देर से जो है रविंद्र रचिन, जिनका नाम जो है राहुल द्रविड़ और सचिन के ऊपर रखा गया था, उन्होंने 90 से ज्यादा गेंदें खेली। भारत के तीनों ही स्पिनर अक्षर पटेल, आर अश्विन और रविंद्र जडेजा, इन तीनों को नकारा और ड्रॉ की तरफ खेलते रहे। लाइट भी लगातार जो है काफी कम होती रही, जिसकी वजह से अंपायर जो है कोशिश नहीं कर पाए कि प्ले को उसके आगे ले जाए। जो मिनिमम ओवर्स होते हैं 90 ओवर्स इन अ डे, उसके बाद खेल को बढ़ा नहीं पाए। बार बार लाइट मीटर्स को देख रहे थे, लेकिन यहाँ पर तारीफ करनी पड़ेगी कि इस कानपुर विकेट पर जहाँ पर बाउंस काफी कम था, उसमें भी बहुत अच्छी यहाँ पर बैटिंग करी न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने और 3 स्पिनर और तीनों अटैकिंग स्पिनर्स के बावजूद टीम इंडिया 1 विकेट से चूक गया और ये टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया। तो 2 टेस्ट मैच की सीरीज, पहला टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया है और अगला टेस्ट मैच वानखेड़े में खेला जाएगा शोभना। और इस टेस्ट मैच में अगर हम बात करें तो काफी बड़ी सारी चीजें हुई हैं। श्रेयस अय्यर ने 100 किया पहले पारी में, दूसरे पारी में उन्होंने अर्धशतक किया। ऐसे करने वाले गावस्कर के बाद एक और बल्लेबाज थे और अश्विन ने हरभजन सिंह को ओवरटेक किया टेस्ट मैच की विकेटों को लेकर। हालांकि जो मुकाबला था वो बहुत ही दिलचस्प हो चला था। एक मुकाम तो ऐसा आया था, लगा कि भारत इस मैच में जीत दर्ज कर लेगा, लेकिन पहला मैच भारत और न्यूजीलैंड के बीच ड्रॉ हुआ। देश के उत्तर पूर्वी राज्यों के विकास से देश की सुरक्षा भी सीधे तौर पर जुड़ी हुई है, क्योंकि आधुनिक जमाने की जंग में हथियारों के साथ साथ दुश्मन की सीमा से सटे इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर का मजबूत होना भी बेहद जरूरी है। चीन के खतरनाक मंसूबों से निपटने का सबसे बड़ा जवाब भी पूर्वोत्तर भारत में सड़क और रेल नेटवर्क का हिस्सा है। भारत इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और पूर्वोत्तर के राज्य की सभी राजधानियों को मेन लाइन से जोड़ा जा रहा है। इसी कड़ी में एक बड़ा प्रोजेक्ट है जिरीबाम से इम्फाल के बीच की रेल लाइन, जिसे पूरा करने का टारगेट है दिसंबर 2023। ये रेल लाइन दुनिया में रिकॉर्ड भी बनाने वाला है और म्यांमार के रास्ते चीन की चाल को जवाब भी देने वाला है। ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच विज्ञान और हिंदुस्तान के इंजीनियरों का कमाल देखने लायक है। बस कुछ महीनों बाद मणिपुर में इसका नतीजा दिखाई देगा, जब इन पहाड़ों के बीच बने इन गगनचुंबी पिलर पर पुल के निर्माण का काम पूरा हो जाएगा और रेल फुल स्पीड के साथ दौड़ेगी। ये तस्वीरें उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर की हैं, जहां जिरीबाम और इम्फाल के बीच दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनने जा रहा है।
माना जा रहा है कि जिरीबाम और इम्फाल के बीच ये रेल लाइन बन जाने के बाद 200 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय करने में 6 घंटे से ज्यादा का वक्त बचेगा। लेकिन ये पुल दुनिया में सिर्फ रिकॉर्ड बनाने के लिए नहीं है। ये सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में रेलवे के विकास से जुड़ा नहीं है, बल्कि सामरिक तौर पर भी इसकी बड़ी अहमियत है। अगर भारत के नक्शे को गौर से देखेंगे तो मणिपुर सीधे म्यांमार की सीमा से जुड़ा हुआ है। म्यांमार के रास्ते मणिपुर में उग्रवाद एक बार फिर अपने पैर पसार रहा है। उग्रवादी इस खूबसूरत राज्य को हिंसा की आग में झोंकने की साजिश में जुटे रहते हैं, लेकिन उनके इस नापाक मंसूबे के पीछे चालबाज चीन का हाथ माना जाता है। ये भी माना जाता है कि चीन उग्रवादी संगठनों को टेरर फंडिंग का काम कर रहा है। म्यांमार को हथियार बनाकर चीन मणिपुर में उग्रवाद फैलाकर भारत को टेंशन देने की रणनीति पर काम कर रहा है। और उस चीन की चाल का यही इलाज है कि पहाड़ों में बसे इस राज्य में कनेक्टिविटी इतनी मजबूत कर दी जाए कि सेना की आवाजाही और उसकी डिप्लॉयमेंट आसान हो जाए। स्ट्रैटेजिक रूट्स दृष्टि से भी ये रूट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मणिपुर के बॉर्डर जो है उधर म्यांमार से जुड़ा हुआ है। उसके अलावा जो नॉर्थ साइड में यदि कोई मोबिलाइजेशन आर्मी को करना है तो वो बाय लैंड के रास्ते से यहाँ से किया जा सकता है। हाल ही में म्यांमार की सीमा के करीब मणिपुर के गांव में उग्रवादी हमले में हमारे सेना के एक कर्नल और उनके परिवार समेत 7 लोगों की मौत हो गई थी। दुश्मनों को जवाब देने के लिए हथियारों के साथ साथ बॉर्डर के इलाके में रेलवे और सड़क नेटवर्क का जाल बिछाना भी बेहद जरूरी है। भारत सरकार इसी कोशिश में जुटी है और उसी का हिस्सा है मणिपुर में बन रहा जिरीबाम इम्फाल रेल नेटवर्क। इस रेलवे लाइन में 111 किलोमीटर लंबी ट्रैक बिछाई जा रही है, जिसमें कई रेलवे पुल और टनल बनाए जा रहे हैं। रेलवे पुल के पिलर का सबसे मुश्किल काम करीब करीब पूरा हो चुका है। 2 पिलर ऐसे हैं जिनका दुनिया में रिकॉर्ड बनेगा। हम हैं नॉर्थ ईस्ट की प्रसिद्ध नोने वैली में। ये नोने डिस्ट्रिक्ट है जो कि इम्फाल से करीब 70 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ पर बन रहा है दुनिया का सबसे ऊंचा पिलर ब्रिज। यानी पिलर पर जो ब्रिज बनते हैं उन ब्रिजों में अगर शुमार किया जाए उस कैटेगरी में, तो ये दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज होगा जब ये बन करके तैयार हो जाएगा। इनके जो पिलर हैं, इसमें 2 पिलर ऐसे हैं जो 141 मीटर है जिनकी हाइट, जो कि दिल्ली की कुतुब मीनार से लगभग दुगनी हाइट है। तो इस तरह से ये जो ब्रिज बन रहा है, ये इम्फाल और जिरीबाम के बीच में जो रेलवे लाइन बन रही है, जो कि बहुत ही स्ट्रेटजिक रेलवे लाइन है हमारी सेनाओं के लिए। और जो जिस तरीके के मूवमेंट होते हैं सेनाओं के चाइना बॉर्डर पे या म्यांमार के पास, उनके लिए ये जो नई रेलवे लाइन बन रही है जिरीबाम से लेकर के इम्फाल तक की, वो बेहद महत्वपूर्ण स्ट्रेटजिक लाइन है। इन पिलर को आधुनिक तकनीक से डिजाइन किया गया है। ये पिलर अंदर से खोखले हैं और ब्रिज का भार सबसे ज्यादा पिलर के डायमीटर पर रहेगा। 141 किलोमीटर ऊंचे इस पिलर पर चढ़ने के लिए अंदर लिफ्ट और सीढ़ियां भी लगाई जा रही हैं। ये आप देखेंगे कि ये वैली जहां हम खड़े हुए हैं, आपको पूरी वैली दिखाई दे रही है। ये ब्रिज बेसिकली एक वैली को क्रॉस कर रहा है जो कि करीब 703 मीटर लंबाई में है। और इसकी सबसे खूबी यह है कि ये ब्रिज, क्योंकि वैली बहुत ही ऊंची है, तो इस वैली को क्रॉस करने के लिए हमारे को यहाँ पे पिलर की जो हाइट है वो 141 मीटर है, जो कि कुतुब मीनार से करीब दुगनी है। और वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पियर ब्रिज की कैटेगरी में ये ब्रिज आ जाएगा जब ये हमारा बन के तैयार होगा। 111 किलोमीटर की जिरीबाम इम्फाल रेलवे लाइन का काम 4 चरणों में किया जा रहा है। तीसरे फेज में ये नोने ब्रिज बनाया जा रहा है, जो पिलर पर बना दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज होगा। इसी प्रोजेक्ट में नोने ब्रिज के आगे एक टनल का भी निर्माण हो रहा है। एबीपी न्यूज की टीम उस टनल के भीतर भी पहुंची, जो करीब करीब तैयार हो चुकी है। उम्मीद है कि दिसंबर 2023 तक यह प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। करीब 111 किलोमीटर की रेल लाइन प्रोजेक्ट है जिरीबाम से लेकर के इम्फाल तक की, उसे दिसंबर 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा। और
खासतौर से जो बॉर्डर के इलाके हैं वहां तक पहुंचने के लिए हमारी सेनाओं को खास मदद मिलेगी और पर्यटकों की संख्या भी बढ़ेगी। जो रेलवे का इरादा है नॉर्थ ईस्ट के सभी स्टेट की राजधानियों का एक नेटवर्क बने और इसके बन जाने के बाद रेलवे जो एशियन नेटवर्क है, ट्रांस एशियन रेल नेटवर्क है, उसमें भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेगा। इस पूरे प्रोजेक्ट के तैयार हो जाने से पैरामिलिट्री फोर्सेज और सेना के लिए एम्युनिशन और रसद पहुंचाने का काम आसान हो जाएगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अपने इस बार रेड फोर्ट से भी कहा था कि हम सारे नॉर्थ ईस्ट के कैपिटल्स को रेलवे नेटवर्क से कनेक्ट करेंगे और ये सारे कैपिटल्स कनेक्ट होने के पश्चात ये पूरा रीजन जो है ये मेन लैंड से इंटीग्रेट हो जाएगा। तो आप देखेंगे करीब 10 घंटे की जो है हमें इसमें बचत होगी। चीन की नजरें हमेशा से भारत के नॉर्थ ईस्ट के राज्यों पर टिकी रहती हैं, जिससे इन इलाकों में सुरक्षा की बड़ी चुनौती रही है। इसीलिए मणिपुर को असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम जैसे राज्यों के साथ जोड़ा जा रहा है ताकि वक्त पड़ने पर इसका इस्तेमाल बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए किया जा सके। जिरीबाम इम्फाल रेल लाइन ही नहीं बल्कि पूर्वोत्तर भारत में 2024 तक कुछ और बड़े रेलवे प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया जाएगा, जिनमें मिजोरम में बैरानी सैरंग रेल लाइन, नागालैंड में दीमापुर कोहिमा रेल लाइन, मेघालय में टेटेलिया बिरिनीहाट रेल लाइन और सिक्किम में सिवोक रंगपो रेल लाइन शामिल है। इन सारे प्रोजेक्ट के पूरा होने पर नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों की राजधानियां मेन लाइन की रेलवे से जुड़ जाएंगी। वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। दक्षिण अफ्रीका में मिला ओमिक्रॉन वेरिएंट अब दुनिया के कई देशों में फैल चुका है और इसी बीच भारत में अलग अलग राज्य इस वेरिएंट के खतरे को देखते हुए नई नई गाइडलाइंस तैयार करने में जुटे हुए हैं। नए वेरिएंट की खबरें भी हमें और सतर्क करती हैं। आप सभी साथियों को भी सतर्क रहने के लिए प्रार्थना करता हूं, क्योंकि आप सबका उत्तम स्वास्थ्य, देशवासियों का उत्तम स्वास्थ्य ऐसी संकट की घड़ी में हमारी प्राथमिकता है। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश से अपील की कि कोरोना के नए वेरिएंट से सावधान रहने की जरूरत है। नया वेरिएंट यानी ओमिक्रॉन, जिससे दक्षिण अफ्रीका समेत दुनिया के कई देशों में दहशत का माहौल है। भारत के लिए ओमिक्रॉन बड़ी चिंता का सबब बना हुआ है, क्योंकि विदेश से लोग लगातार आ जा रहे हैं। मुंबई में दक्षिण अफ्रीका से लौटा शख्स कोरोना संक्रमित पाया गया है। 24 नवंबर को यह शख्स दिल्ली में आया था। उसके बाद मुंबई आने के बाद इसकी रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव आई है। फिलहाल ओमिक्रॉन वेरिएंट है कि नहीं, इसकी जांच की जा रही है। महाराष्ट्र में अभी भी कोरोना के 11,863 एक्टिव केस हैं। भिवंडी में बुजुर्गों के एक आश्रम में 69 मरीज कोरोना पॉजिटिव आने से हड़कंप मच गया है। इसलिए नए वेरिएंट की खबर लगते ही महाराष्ट्र सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। हवाई जहाज की टिकट बुक करते समय एयरलाइंस को 15 दिन की ट्रैवल हिस्ट्री देनी होगी। अफ्रीकी देशों में यात्रा करके आए लोगों को 7 दिनों के लिए आइसोलेट किया जाएगा। आइसोलेशन के बाद 14 दिन का होम क्वारंटीन भी जरूरी है। बिना मास्क के घूमने वालों पर भारी जुर्माना होगा। कर्मचारियों ने वैक्सीन की दोनों डोज नहीं ली तो कंपनी पर कार्रवाई होगी। मुंबई से करीब 1250 किलोमीटर दूर यूपी के मथुरा में भी 4 विदेशी महिलाओं की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद हड़कंप मच गया है। कोरोना पॉजिटिव पाई गई विदेशी महिलाएं फ्रांस, स्पेन और लिथुआनिया की रहने वाली हैं। स्वास्थ्य विभाग इन विदेशी महिलाओं के संपर्क में आए लोगों को ट्रेस कर उनकी सैंपलिंग में जुटा है। इस कवायद के दौरान 2 और भी लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। इन तमाम लोगों के सैंपल ओमिक्रॉन वेरिएंट की जांच के लिए भेजे गए हैं। कोविड ट्रैवल पर्पज के से कराया था, तो उनको वापस जाना था, तो उनका जब जांच हुई तो उसमें वो कोविड पॉजिटिव आए हैं। अब चूंकि अभी जो नया वेरिएंट आ रहा है उसको लेके अलर्ट है सभी, जो है हमारा स्वास्थ्य विभाग मथुरा पूरी तरह से एहतियात के तौर पर हमने जो है उनका कॉन्टैक्ट वाले हैं, उनके कॉन्टैक्ट सर्विलेंस कराया गया। उनके 44 लोगों के सैंपल भी कराए गए हैं और वो उनमें से 2 लोग जो है होम आइसोलेशन में। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट के खतरे के बीच कर्नाटका में भी 2 दक्षिण अफ्रीकी नागरिक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं।
अब उनके सैंपल्स ओमिक्रॉन वेरिएंट की टेस्टिंग के लिए आगे भेज दिए गए हैं और जो लोग उनके संपर्क में आए थे उनकी ट्रेसिंग भी की जा रही है। कर्नाटक के ही हासन जिले के मोरारजी देसाई स्कूल में 13 छात्र कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं, जिनका कोविड सेंटर में इलाज चल रहा है। कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। अगर आपने वैक्सीन लगवा भी ली है तो सावधानी बरतना अभी भी जरूरी है। इसलिए मास्क लगाएं, दूरी बनाएं और हाथ धोते रहें। तो आपने हमारी ये रिपोर्ट देखी, कोरोना का नया खतरा पैदा हो गया है। बहुत एहतियात बरतिए, मास्क लगाइए, हाथ धोते रहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।